आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे ड्रॉ ए शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व एज ए रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर हैविंग लेस डिस्पोजेबल इनकम। अगर कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इनकम कम हुई कंजम्पशन भी कम होगी। जब कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड। फिर कह रहा है गिव टू अदर एग्जांपल्स दैट कुड कॉज दिस शिफ्ट। दो और एग्जांपल दीजिए जिनसे एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकता है। वो हमने ऊपर बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अगर ये अनइक्वल हो बिल्कुल, या प्राइस चेंज एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में प्राइसेस कम, अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएंगी या एक्सपेक्टेशन हो तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए तो फिर भी कंजम्पशन कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है। तो इन सारे डिटर्मिनेंट्स को रिड्यूस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। उसने कोई दो से पूछिए, कोई से दो पूछिए, लेकिन आप ज्यादा भी बता सकते हैं। टैक्स रेट में क्या इफेक्ट आएगा तो फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। टैक्स रेट जब इंक्रीज होगा तो। क्लियर हो गया मेरे भाई जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज का लेक्चर स्टार्ट करें। चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा क्रिटिकल है, अटेंटिव हो के सुनिए और समझिएगा। आपको याद होगा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और इस कंसेप्ट के पढ़ने के बाद हमने नेक्स्ट कंसेप्ट जो स्टडी किया था वो था लॉ ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि डिमांड को बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि डिमांड को बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा उसमें हमने डिमांड को जो सबसे ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप स्टडी किया। इसी तरह किया था ना। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े जो बहुत से थे, एक नहीं था, बहुत से थे। और फिर हमने जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट था उसको कंपेयर किया, उसका रिलेशनशिप डिटेल में स्टडी किया लॉ ऑफ डिमांड में। एग्जैक्टली उसी तरह कल हमने कंसेप्ट ये पढ़ा है कंजम्पशन के डिटर्मिनेंट्स, कि कंजम्पशन बहुत से फैक्टर से इफेक्ट होती है। आज हम कंजम्पशन का रिलेशनशिप डिटेल में स्टडी कर रहे हैं सबसे अहम डिटर्मिनेंट के साथ। आपके ख्याल में कंजम्पशन के आपने बहुत से डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, सबसे अहम फैक्टर कौन सा जो कंजम्पशन को इफेक्ट करता है? डिस्पोजेबल इनकम। तो आज के लेक्चर में हम कंजम्पशन को स्टडी करेंगे, कंजम्पशन का रिलेशनशिप डिस्पोजेबल इनकम के साथ। और ये रिलेशनशिप सबसे पहले स्टडी किया था इन डिटेल केन्स ने, इसीलिए इसको केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड था ना, अब लॉ ऑफ डिमांड तो इतना पुराना कुछ पता नहीं किसने इजाद किया था, लेकिन लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में पता है कि ये केन्स ने इसको प्रोड्यूस किया था। तो तरीकाकार वैसा ही है जैसा लॉ ऑफ डिमांड का था। यूं समझिए लॉ ऑफ डिमांड के स्टाइल पे ही है। पहले हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर एक डिटर्मिनेंट जो सबसे अहम डिटर्मिनेंट था उसका डिमांड के साथ रिलेशनशिप डिटेल में स्टडी किया। यहां पे हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, फिर एक डिटर्मिनेंट जो सबसे अहम है इनकम, उसका कंजम्पशन के साथ डिटेल एनालिसिस स्टडी करने लगे। तो इसे नाम दिया जाता है केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्स ने क्या कहा? इस लॉ को हम तीन तरह से स्टडी करेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, फिर टेबल फॉर्म में, और फिर डायग्राम फॉर्म में। तकरीबन इसी तरह हमने लॉ ऑफ डिमांड भी शायद इसी तरीके से पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टेबल फॉर्म में और डायग्राम। और तकरीबन हर लॉ जो है वो इसी स्टाइल से पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में। सबसे अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम ये 3 प्रोपोजिशंस हैं।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये डायग्राम जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, लेकिन एडवांस जो कंसेप्ट्स हमने स्टडी करने हैं उनको सामने रखें तो सबसे अहम कंसेप्ट ये डायग्राम या ग्राफ है। ठीक है, ये जो टेबल दिया गया है सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके सामने प्रोड्यूस किया गया है, ताकि आपको डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती हैं या जो डायग्राम की शेप है वो क्लियर हो जाए कि वो शेप क्यों वैसे बनती है। वरना फ्यूचर में हम ये डायग्राम तो यूज करेंगे अगले एडवांस टॉपिक्स में, ये टेबल यूज नहीं करेंगे। टेबल सिर्फ इसलिए आपको डायग्राम में जो कर्व यूज होने हैं वो पता चल जाए कि वो किस तरीके से बने हैं। एक दफा अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि कर्व कैसे बनते हैं, उसके बाद टेबल की जरूरत नहीं रहेगी। आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़नी है लॉ ऑफ कंजम्पशन में, डिस्क्रिप्शन, टेबल, ग्राफ। लॉ ऑफ कंजम्पशन इसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इस लॉ की बेस पे फिर आगे हम फर्दर कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? कहता है अगर मेरे से एक लाइन में पूछे कि लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, तो लॉ ऑफ कंजम्पशन है कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी आसान अल्फाज में कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे। कंजम्पशन डिपेंड करती है इनकम पे। लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में? कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए 3 पॉइंट्स बताता है, तीनों पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है। ठीक है, 3 पॉइंट्स बताता है केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन को डिफाइन करते हुए। पहला कह रहा है इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एंड सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी और सेविंग भी इंक्रीज करेगी। इनकम इंक्रीज होने से, इनकम अगर इंक्रीज होती है इससे क्या होगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी और सेविंग भी इंक्रीज होगी। इसलिए कि हमने पढ़ा इनकम के 2 हिस्से होते हैं, या तो कंजम्पशन होगी, सेविंग होगी। कंजम्पशन क्या है? वो चीजें जो पैसे जो हम खर्च कर लेते हैं। सेविंग क्या है? वो पैसे जो हम खर्च नहीं करते। व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। तो पहला रूल, पहली प्रोपोजिशन क्या बताई केन्स ने? इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन सेविंग आल्सो इंक्रीज। ये नहीं होता कि कंजम्पशन, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन कम हो जाएगी या सेविंग कम हो जाएगी, कहता नहीं, दोनों बढ़ेंगे। दूसरी बात, अच्छा इससे हमें जो इक्वेशन सामने पता चली वो थी y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम जो है कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल होती है, इसीलिए अगर इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, सेविंग भी इंक्रीज होगी। दूसरी प्रोपोजिशन कहता है इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन कंजम्पशन, इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन कंजम्पशन में जो इंक्रीज है वो कम है इंक्रीज इन इनकम से। एग्जैक्टली आगे वो यही कह रहा है, किस वजह से? सेविंग की वजह से। व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड, व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। यानी इसका मतलब ये हुआ इंक्रीज इन कंजम्पशन लेस देन इंक्रीज इन इनकम। यानी इनकम में इंक्रीज होने से कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ सही, लेकिन इनकम के बराबर नहीं, उससे कम। इसका मतलब ये अगर किसी बंदे की इनकम 100% इंक्रीज हो जाए, उसकी कंजम्पशन कितनी होगी? इंक्रीज 100% से ज्यादा, 100% के इक्वल, या 100% से लेस? लेस। ठीक है, याद रखिए इकोनॉमिक्स में जो भी बंदा अपनी इनकम का जितनी परसेंटेज खर्च करता है, जितनी परसेंटेज, उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको कहते हैं? इनकम की वो परसेंटेज जो कोई बंदा खर्च करता है। जैसे मेरी जितनी इनकम हो, मैं उसका अगर 80% खर्च करता हूं, तो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी? 0.8। आप प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि 100% को हम 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपनी इनकम का 80% कंज्यूम करता हूं तो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? 0.8। और मेरी इनकम, फर्ज कीजिए आज प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि जी आपकी इनकम जो 1000 थी उसको इंक्रीज करके 1500 कर दिया गया। ठीक है, अब मेरी इनकम 500 से इंक्रीज हुई, मेरे एक्सपेंसेस 300 से इंक्रीज हुए।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये हाल है आपका। और भाई मेरी इंक आवाज आपकी थी, मेरी इनकम पता नहीं कितना मुश्किल, मैं खुद परेशान हो गया, इतना मुश्किल क्वेश्चन कहां से पूछ ले। मेरी इनकम 500 से इंक्रीज हुई, मेरे कंजम्पशन 300 से इंक्रीज हुई, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये बस फेल हो गई, सारा स्टैट, सारी मैथ, सारा कुछ फेल हो गया। भाई इनकम 500 से इंक्रीज हुई, कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुई? 300 से, तो मैंने अपना कितने % कंज्यूम किया इनकम का? 0.3। खुदा का हो गया दीवारों। यार खुदा का होकर 500 से इनकम इंक्रीज हुई, 300 से कंजम्पशन इंक्रीज हुई, और कह रहे हैं 0.30%। 0.3 कहाँ? 300। अब भाई कैलकुलेटर निकाल, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं कैलकुलेटर निकाल। 300 को डिवाइड करो 500 से, क्या जवाब आया? अब कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं, अब एक एक कैलकुलेशन करवाऊंगा आपसे। अब भाई कैलकुलेटर निकालें आप। नहीं कैलकुलेटर तो निकालना पड़ेगा। हाँ 0.6। अब फिर करें कैलकुलेशन। और मेरी इनकम 200 से इंक्रीज हुई, मेरी कंजम्पशन 130 से इंक्रीज हुई, अब निकाले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ 0.65। मेरी इनकम 40 रुपीज से इंक्रीज हुई, मेरी कंजम्पशन 28 से इंक्रीज हुई, निकाले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ 0.7। भाई इसको देना कैलकुलेटर, भाई आपने नहीं, इसको दे कैलकुलेटर। हाँ जी, इनकम मेरी इंक्रीज हुई 15 रुपीज से, और मेरे एक्सपेंसेस कंजम्पशन इंक्रीज हुई 6 रुपीज से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाले 0.4। और आज कसम खाओ, वचन दो मुझे, आइंदा कभी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बगैर नहीं करोगे। प्रेपोजिशन क्या है? 3 प्रेपोजिशंस क्या है? पहले इफ इनकम, लॉ ऑफ कंजम्पशन में इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एंड सेविंग आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस। अब देखें क्या ऐसा होता है नॉर्मली, आप खुद सोचिए। भैया बस कर देता, जरा अहम टॉपिक है कि अगर इनकम इंक्रीज हो तो कंजम्पशन भी उतनी इंक्रीज। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली दुनिया में क्या लोगों की इनकम इंक्रीज होती है जब सैलरी बढ़ती है लोगों की, क्या वो अपना कंजम्पशन, अपने खर्चे बढ़ा देते हैं? बिल्कुल बढ़ा दे, लेकिन उतने नहीं जितने इनकम बढ़ती है, उससे कम। तो जितने % वो खर्च करते हैं उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो ये बता रहा है, कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि जितनी इनकम इंक्रीज होती है लोग सारे का सारा खर्च नहीं करते, कुछ बचाते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा लेस देन 1 होगी। और फर्ज कीजिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी, तो बाकी 0.2 किधर है? वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को ऐड करते क्या बनेगा? 100% 1। ठीक है, जो कि वही बात आ जाएगी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई। टेबल की मदद से समझना है, टेबल की मदद से समझना है। पहले बताइए प्रपोजिशंस क्लियर होगी तीनों टेबल की तरह। अब इसी लॉ को केन्स ने इक्वेशन की फॉर्म में हमें प्रेजेंट किया। उसने कहा सी, इक्वेशन क्या है? C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसमें C है, जरा गौर से सुनिएगा, C है कंजम्पशन, C है कंजम्पशन, ये टोटल कंजम्पशन है। अब देखिए कंजम्पशन के उसने 2 हिस्से किए, कंजम्पशन के उस टोटल C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजम्पशन के 2 हिस्से किए, एक ये वाला हिस्सा A और एक बी वाई, ये कंजम्पशन।
कहता है कंजम्पशन दो तरह की होती है, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन ए से शो किया और दूसरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। आप मैथ के एक्सपर्ट नहीं है, नहीं आप मुझे ये बताइए, मैथ में कहीं आपने ये पढ़ा है ए जो होता है ये किसी फिक्स चीज को शो करने के लिए, कांस्टेंट को, हाँ कांस्टेंट को शो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन। गौर से सुनिएगा कंसेप्ट, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये इंड्यूस कंजम्पशन है। टोटल कंजम्पशन के कितने हिस्से किए? एक ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक इंड्यूस कंजम्पशन। अब डेफिनेशन सुनिएगा, कहता है ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है कि जो चाहे इनकम हो चाहे ना हो आपको जरूर करनी पड़ती है। जो इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होते, ये फिक्स होती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है, ठीक है। बिल्कुल एग्जांपल की तरफ अभी आते हैं, पहले ये सुन। और इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो कि इनकम पे डिपेंड कर रही है। इनकम चेंज होगी तो ये भी चेंज हो, अगर इनकम बढ़ेगी इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इनकम को शो किया गया वाई के साथ, इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी इंड्यूस कंजम्पशन भी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन के कितने हिस्से हैं? दो, ए प्लस बी वाई, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस कंजम्पशन। फर्क क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इनकम चाहे हो चाहे ना हो ये कंजम्पशन करनी पड़ती है। और इंड्यूस कंजम्पशन कौन सी है? जो कि इनकम पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अगर इनकम ज्यादा है तो इंड्यूस कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, इनकम कम है इंड्यूस कंजम्पशन भी कम। जैसे मुझे बताइए, क्लास में जो ज्यादातर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या आपकी कोई इनकम है? एवरेज स्टूडेंट की इनकम नहीं होती, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस भी कोई नहीं है? बिल्कुल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। खाने पीने पे, रहने पे, रहाइश पे, कपड़ों वगैरह पे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसका मतलब इस वक्त आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारी की सारी कौन सी कंजम्पशन है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप क्वालिफाई कर गए और किसी अच्छी जगह पे आपको एम्प्लॉय रख लिया गया। अब क्या उस वक्त जब आप एम्प्लॉय होंगे, आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, उस वक्त जो आपके खर्चे होंगे वो उतने ही होंगे जितने आज हैं, उस वक्त ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कुछ ना कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि इनकम बढ़ने से इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उस वक्त आप जो है हो सकता है ज्यादा, मतलब अभी जो है अभी होटल वगैरह में जाके आप खाना वगैरह नहीं खाते, सिनेमा में बहुत ज्यादा मतलब जाके मूवीज वगैरह नहीं देखते, लेकिन जब आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो इस तरह के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो एग्री करते हैं कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फिक्स है, इवन अगर हमारी जीरो इनकम भी हो जाए ना, ये एक्सपेंसेस तो हमें करने पड़ेंगे। और इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो है जो इनकम पे डिपेंड करते हैं। क्लियर होगी ये बात? एग्री करते हैं, कंसेप्ट समझ आता है? आगे चलते हैं। इंड्यूस्ड कंजम्पशन में दो चीजें समझने वाली है, एक है बी और एक है वाई। वाई किसको शो कर रहा है? इनकम को। और बी किसको शो कर रहा है? वो रेशो जिससे कंजम्पशन बढ़ती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी किसको शो कर रहा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो रेशो जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ती है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 हो सकती है, 0.65 हो सकती है, 0.45 हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, फर्ज कीजिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, टोटल कंजम्पशन ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस। ऑटोनोमस एज्यूम कीजिए कि 8 है। ये कंसेप्ट वैसा ही है जैसा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट वाला था ना, ये बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट है, ठीक। टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस। फर्ज कीजिए अब ये टेबल आपने फिल करना है, मैं सिर्फ आपको फिगर्स बता रहा हूं, फिल आप करेंगे खुद अपने हाथ से बना के। ऑटोनोमस कंजम्पशन एज्यूम करना है ₹8 है, 8 है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, यानी इसका मतलब यह है कि अगर इस बंदे की इनकम 10 रुपए से बढ़ती है तो इसकी कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? 8 रुपए से। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, इनकम
अब ये चेंज होती है। फर्ज करना है हमने अगर इनकम 0 है, टोटल कंजम्पशन कितनी होगी बताइए। कैसे कैलकुलेट की कि हाँ इनकम 0 है, यहां 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 0 प्लस ए कितना है 8, तो कंजम्पशन कितनी होगी 8। अब अगर फर्ज कीजिए इनकम 10 हो गई, कैलकुलेट कीजिए, ये टेबल बना के खुद फिल कीजिए, ये खुद बना के फिल कीजिए टेबल, ठीक है। तो अगर इनकम 10 है, कंजम्पशन कितनी होगी 16। 16 कैसे कैलकुलेट किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 8 आ गया, प्लस 8 एटोनोमस है, 8 प्लस 8 16। भाई समझ आया, एक कैलकुलेटर इसको देना यार। अब बताए इनकम 20 है, जरा टोटल कंजम्पशन कैलकुलेट करें। भैया नहीं ठहरे भाई, इन भाई से पूछ रहा हूं, अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो समझा जाएगा सारी क्लास का जवाब ठीक है। जी बताइए। नहीं बुक से नहीं, बुक साइड पे करो उसको, बताए कैलकुलेट करें। और भाई जल्दी, इधर टाइम कम है यार, जुम्मे का दिन है, जल्दी कर। 24 बताइए सही कह रहा है। 20 0.8 8 दूनी 16 जो 8 24 20 हाँ 24 20 30 हो इनकम तो भाई इनको कैलकुलेट करना था। 30 8 या 24 24 बारी इधर नहीं लग रही यार, जल्दी कर, क्यों नहीं कर। 32 खुदा का हो। 40 कैसे भाई, 40 तो इनकम है, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8 800 के 32 32 आ गया, प्लस 8 40 50 हो इनकम तो 48 60 हो। तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। देखें ये कंसेप्ट बाद में मैंने सिर्फ डायग्राम यूज करनी है, कंसेप्ट समझ आने के लिए जरूरी है। आपको ये इक्वेशन पता हो क्या बता रहा है, इस इक्वेशन में एक एक लफ्ज का मतलब पता हो। हमने इकोनॉमिक्स में रट्टा नहीं लगाना, एक एक चीज को समझना है। हाँ कुछ चीजों पर रट्टा लगाना लाजमी होता है, वहां पे जरूर लगाएंगे, लेकिन पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जी मेरे भाई, इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, 10 और 6। आपकी मिसाल दे रहा है, आपकी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है ना, यही ये मैं आगे इसको लिंक करता हूं अभी, ठीक है। जो स्टूडेंट लाइफ होते हैं, आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, क्या करते हैं, बोरो करते हैं घर वालों से। एक तरह से बोरोइंग है, इकोनॉमिस्ट इसको बोरोइंग कहते हैं, घर वाले पैसे थोड़ी वापस मांगेंगे। लेकिन एक टिपिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो ये कहता है कि आप बोरो करें, बाद में आप उनको रिटर्न करेंगे, फिर ठीक है, पे बैक करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, इनकम सेविंग कितनी हो गई -8। हाँ इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर आपके पास कोई से इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू सी प्लस एस, कोई से दो वेरिएबल है, तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेविंग कितनी हो गई यहां पे, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम कितनी, कंजम्पशन कितनी, इक्वेशन में दोनों फिट करके बताइए सेविंग कितनी निकलती है। S इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो जाएगा, S इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो जाएगा। y 10 C 16, क्लियर हुआ। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये वाली फिगर तो हमने अज्यूम की, ये कहां से आई, ये कंजम्पशन, शाबाश इक्वेशन से, शाबाश। अब आगे बताइए -4 किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, भैया अभी आप उससे समझ रहे हैं और जब मैं समझा रहा हूं उसको नहीं समझ, जब मैं आगे पहुंचूंगा ना फिर आप उससे ये समझ रहे होंगे। जो क्लास में रूल होता है क्लास का, अगर कोई कंसेप्ट रह जाए ना उसे हाईलाइट करके छोड़ देते हैं ताकि बाकी के कंसेप्ट समझ आ जाए, वरना हमेशा आप एक कंसेप्ट पीछे ही रहेंगे, एक कंसेप्ट पीछे जिंदगी गुजारेंगे हमेशा। कंसेप्ट कोई रह गया ठीक है, रह जाता नहीं समझ आता, हाईलाइट करें, टीचर के साथ साथ चला, बाद में स्टूडेंट से पूछो। नहीं वो उस वक्त होता है जब कंसेप्ट लिंकिंग आ रही हो, ठीक है, जो कंसेप्ट लिंक्ड हो ना उनमें प्रॉब्लम होती है। जी
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे कैलकुलेट की? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। यानी वही जो क्वेश्चन मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, अगर मेरी इनकम में इंक्रीज हुआ 50 रुपीज से और मेरी कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ 30 से, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? 30 डिवाइडेड बाय 50। 30 डिवाइडेड बाय 50। ये बात समझ आई? अच्छा मुझे बताइए, हमने उधर से कैलकुलेशन नहीं करनी, यहां से देखेंगे। पहले को तो चलें छोड़ दे, क्या है, दूसरे पे आए। इनकम कितने से बढ़ी? 10 से। कंजम्पशन कितने से बढ़ी? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 10। कितना आया? मैं डायरेक्ट 0.8 नहीं, आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में हो सकता है आपको कैलकुलेट करना पड़े। ये वो सिर्फ 2 फिगर देगा आपको, कहेगा ये है और ये है, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ, ये 2 फिगर्स दी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? हम कहेंगे कंजम्पशन इंक्रीज हुई 8 से, इनकम इंक्रीज हुई 10 से, तो फार्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यानी 8 डिवाइडेड बाय 0.8। किसी भी लेवल पे कैलकुलेट कर ले, आंसर 0.8 आएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्लियर हुआ जो कि 0.8 है, नहीं वो तो मैंने कॉपी कर लिया, वरना वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसको ना करें, छोड़ दें। अगर आप चाह रहे हैं कि जी इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रही, इसको छोड़ दें। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम याद रखें सेम रहती है, ठीक है? हाँ सेम रहती है हर लेवल पे, इसलिए मैंने उधर लिख दिया था, वरना अगर आपको एतराज है तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.8 0.8 क्लियर हो गया ये? अच्छा अब मुझे बताइए, केन्स की प्रपोजिशन क्या थी? पहली, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन सेविंग दोनों इंक्रीज होगी। दूसरी क्या थी? इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन लेस देन होगा इंक्रीज इन इनकम से। देखें, इंक्रीज कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन लेस देन इनकम हो रही है। इनकम 10 से बढ़ी है, कंजम्पशन 8 से। देखिए, मैंने सिर्फ ये इनकम में ज्यूम की है फिगर, बाकी सारी हमने कैलकुलेट की है। मैंने अपनी तरफ से कोई 2 नंबरी नहीं लगाई। आपके सामने फार्मूला है, दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या पहली प्रपोजिशन समझ आ रही है आपको कि इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन इनकम से कम। पहली प्रोपोजिशन सही साबित हो गई। दूसरी क्या थी? इनकम से कंजम्पशन भी इंक्रीज हो, पहली ये थी इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन और सेविंग दोनों इंक्रीज हो रही है। दूसरी थी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है लेकिन इनकम से कम। तीसरी क्या थी? व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। अब मुझे ये बताइए, व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड, सेविंग। इसी तरह जिस तरह हमने कंजम्पशन से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट की है, सेविंग से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हैं, बता सकते हैं क्या क्या? एक तो यह है 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्टकट। दूसरा क्या है? चेंज, शाबाश, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का था चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या होगा? ठीक है, वो अगर आप देखें तो वो भी सेम आएगा। जो क्या आएगा हमारा? 0.2। देखिए, सेविंग कितने से इंक्रीज हो रही है? 2 से, और इनकम 10 से। 2 डिवाइडेड बाय 10 0.2। 0.2। देखिए, टेबल समझ आया आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आते हैं असल चीज जिसकी वजह से ये टेबल बनाया गया। हमने ड्रॉ करना है कंजम्पशन की लाइन को, सेविंग की लाइन को। ये जरा ध्यान से, ये समझ आ गया तो आज का लेक्चर समझ आ गया। ये सबसे अहम चीज है ये आज के लेक्चर में, ठीक है? हमने ड्रॉ करना है कंजम्पशन और सेविंग को, लाइन को। यहां पे है इनकम और यहां पे कंजम्पशन प्लस एंड सेविंग। जी, अब हमें उसी तरह ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे पहले किया करते थे।
ये 0 60 तक जा रहे हैं, 10 के बना लेते हैं। 10 20 ठीक है, नहीं 10 का चल जाएगा। 20 19 20 हो जाएगा, अब आपको पता हो जाएगा करता है। 10 20 30 40 50 60। भैया जो स्टूडेंट बातें कर रहे हैं ना, बाद में समझ नहीं आएगा, बाद में मैंने कोई नहीं समझाना। नहीं रोएंगे तो नहीं भाई। 10 20 30 40 50, अगर जरूरत पड़ी तो ऊपर ले जाए। टेबल क्लियर है? 10 के इंटरवल से हमने ड्रॉ कर लिया। पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करें? कंजम्पशन। तो मुझे बताइए, अगर इनकम 0 है, कंजम्पशन कितनी है? 8। इनकम 0, कंजम्पशन तकरीबन ये पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, अगर इनकम 10 है, कंजम्पशन कितनी है? इनकम 10 है, कंजम्पशन कितनी होगी? तकरीबन ये। थर्ड, अगर इनकम 20 है, कंजम्पशन कितनी होगी? इनकम 20 है, कंजम्पशन 24, तकरीबन ये होगी। इनकम 30, कंजम्पशन 32। इनकम 30, कंजम्पशन 32, तकरीबन ये। 40, कंजम्पशन 40। भैया बताता हूं, 1 मिनट। $50, $48, इनकम 50, कंजम्पशन 48, इनकम 60, कंजम्पशन 56, इनकम 60, कंजम्पशन 56, तकरीबन यहां पे आएगी। ये क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं? हमने इनकम 0 10 20 खुद अज्यूम की, फार्मूले की मदद से कंजम्पशन कैलकुलेट की, कंजम्पशन के साथ ऑटोमेटिकली सेविंग कैलकुलेट होगी, और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। इस टेबल से पहले हमने कंजम्पशन की लाइन ड्रॉ की, जो कि हमारी लाइन बनी स्ट्रेट लाइन सी। इसके एंड पे क्या लिखा हमने? अहम चीज नोट करने वाली क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, जिस तरह टोटल कास्ट ना, टोटल कास्ट वो आपको होता है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती थी, और जो डिफरेंस होता था वो क्या होता था? फिर यहां पे डिफरेंस क्या भला? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन। शाबाश, जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो पिक कर गए। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है यहां से यहां तक, और ये यहां से इंड्यूस कंजम्पशन है। अब कौन सा कर्व बनाए? 0 पे कितने? अब ये हमने डाउनवर्ड भी बना लेना इसको, क्योंकि सेविंग जो है वो शुरू में नेगेटिव है। ये -10 हो गया। इनकम 0 है तो सेविंग कितनी है? इनकम 0, सेविंग -8, तकरीबन ये पॉइंट है। इनकम 10 है, सेविंग कितनी है? इनकम 10, सेविंग -6, तकरीबन ये कंसेप्ट है, ये पॉइंट है। इनकम 20, कंजम्पशन -4, 20 कंजम्पशन -4, तकरीबन ये पॉइंट। इनकम 30, -2, 40 पे 0,
50 पे 2 और 60 पे तकरीबन 4। इसको अब अगर आप एक लाइन के साथ ड्रॉ करें तो ये हमारी लाइन कोई तकरीबन ये जाएगी, ये भी स्ट्रेट ही बननी चाहिए। वैसे 19-20 नहीं 15-20 हो गया। नहीं ठीक है भाई, ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ ना। ये ओ भाई मेरे पास वो बड़ा वाला फुटा होता तो मैं उससे प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं थी। बात गुस्से वाली है तुम्हारी, लेकिन है सच। ठीक है, -8 -6 ये थोड़ा सा आना चाहिए हमारा नीचे। अब आप परफेक्शन रिक्वायर कर रहे हैं मेरे से। नहीं समझ नहीं गए, अब बात अब दूर तक जाएगी। चलें अब ठीक है ना, अब तक भाई अब तो गुजारा कर लें, ऐसे ना करें। बस ठीक है, हाँ आखिरी पॉइंट भी ले जाए आगे, ये इसी तरह। ये चले, ये सेविंग लाइन समझ आ गई। अच्छा अब देखिए, ये हमारी सेविंग लाइन, ये कंजम्पशन लाइन, ठीक है। अब हमें क्या बता रहा है वो, सेविंग लाइन मुझे बताइए नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि शुरू में इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। यहां तक क्लियर हो गया? कंजम्पशन लाइन कैसे ड्रॉ की, क्लियर है। सेविंग लाइन कैसे ड्रॉ की, क्लियर है। अब किताब यहां तक लाके खत्म कर देती है। मैं आपको एक कंसेप्ट इससे आगे समझा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये कंसेप्ट किताब में नहीं है, लेकिन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है यहां पे, वरना बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। कंजम्पशन लाइन स्ट्रेट, सेविंग लाइन भी स्ट्रेट, लेकिन सेविंग कम होती है कंजम्पशन की निस्बत, इसलिए डाउन साइड पे। मुझे ये बताइए, क्या मैं सेविंग और कंजम्पशन दोनों को इकट्ठा करके कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ यही बताना था। अगर मैं सेविंग और कंजम्पशन दोनों को इकट्ठा करता हूं तो वो कौन सी लाइन होगी? इनकम लाइन। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर इनकम 0 है, कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या होगी? 0। अगर इनकम 10 है, कंजम्पशन प्लस सेविंग कितनी होगी? 10। ये पॉइंट। अगर इनकम 20 है, कंजम्पशन प्लस सेविंग कितनी होगी? अगर इनकम 30 है, कंजम्पशन प्लस सेविंग कितनी होगी? 30। अगर 40 तो कंजम्पशन 40। अगर इनकम 50 है, कंजम्पशन प्लस सेविंग कितनी होगी? 48। ठीक है 48। अब अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये भी स्ट्रेट आएगी। ये है y = c + s, दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब सुनिए, ये लाइन क्या शो करवा रही? इक्विलिब्रियम सिर्फ कंजम्पशन और सेविंग शो नहीं करवा सकती थी। ये देखिए, ये आपकी इनकम लाइन है, ये 45 डिग्री लाइन होती है, ये आपकी इनकम लाइन है, ऊपर आपकी कंजम्पशन लाइन है, नीचे सेविंग। ये वाला फेज देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। एक इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ये तो 40 वाला पॉइंट है ना जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, एक इससे नीचे वाला फेज है, एक इससे ऊपर वाला। अब छोटे मोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर दे, लाइन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इसको छोड़ दे, कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। हमने क्या किया? कंजम्पशन लाइन ड्रॉ की, सेविंग लाइन ड्रॉ की।
फिर इसके बाद कंजम्पशन प्लस सेविंग लाइन ड्रॉ की, जो कि 45 का एंगल बनता है, सीधी लाइन आती है ये इनकम लाइन कट करती है कंजम्पशन लाइन को, कहां? 40 पे। इसका मतलब ये हुआ 40 से पहले कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, और 40 के बाद कंजम्पशन कम है। केन्स कहता है ये हर इंसान की जिंदगी इन दोनों फेज, तीनों फेज से गुजरती है, बल्कि ये फेज ए पहला फेज, ये बी दूसरा फेज, ये तीसरा फेज। ये फेज क्या शो कर रहा है? ये फेज क्या, जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ है, आपकी इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती जाएगी, आप क्वालिफाई करेंगे, आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर देंगे। इंटर्नशिप में फर्म की तरफ से कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन वो सिर्फ इतना होता है कि आप अपना खर्चा पानी पूरा कर सके, बस। ये होता है कि घर वालों से पैसे नहीं मंगाने पड़ते, इस फेज में घर वालों से पैसे मंगाने पड़ते हैं। यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम। फिर एक टाइम आता है कंजम्पशन और इनकम इक्वल, ठीक है, या और फिर जब उसके बाद क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है, कंजम्पशन नो डाउट उस वक्त भी बढ़ रही होती है, लेकिन आपकी इनकम उससे ज्यादा होती है, ठीक है। ये है सरप्लस। अब देखें, नोट कीजिए, इस पॉइंट पे आके सेविंग जीरो, इससे पहले आपकी सेविंग नेगेटिव थी, यहां पे आके सेविंग जीरो, और इसके बाद आपकी सेविंग पॉजिटिव होती गई। कुछ समझ आया आपको? आज के लेक्चर में और कुछ भी ना समझे, 3 प्रपोजिशन समझ लें, और कंजम्पशन की लाइन, सेविंग की लाइन, और सबसे अहम इनकम लाइन समझ लें, ठीक है। क्लियर हुआ ये डायग्राम? अच्छा, अब सुनिए, आज घर जाके आपने क्या करना है, असाइनमेंट लाजमी है, इसके बगैर कंसेप्ट जहन में नहीं बैठेगा, चाहे अभी समझ आ भी गया हो। आज घर जाके आपने ये टेबल खुद से बनाना है, और आपकी होम असाइनमेंट है, 2 दफा आपने ये डायग्राम बनानी है, 2 दफा, ठीक है। इसमें हाँ, इनकम लाइन भी, इसमें 3 लाइनें आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम बनाते हुए, कंजम्पशन लाइन, सेविंग लाइन और इनकम लाइन। और फिर मैं देखूंगा ये 19-20 होता है कि 15-20 होता है। हाँ, ठीक है, आपके लिए 2 दफा डायग्राम बनाना लाजमी है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म।